So hey guys, welcome back to Nexus Securities. This is Nexus. I hope you all are doing well. So in today's lecture we are going to talk about web application architecture in detail. So let's get started. So सबसे पहले वेब एप्लीकेशन होती क्या है इसके ऊपर देखते हैं. A web application is a software program that runs on a web server and is accessed by users through a web browser. It provides interactive and dynamic content, allowing users to perform various tasks and access information online. Like तो वेब एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल हो. इसे हम अपने वेब ब्राउज़र से इजीली एक्सेस कर सकते हैं. हमें पहले एप्लीकेशन जैसे अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करनी पड़ती थी ना, बस उसी तरह से वेब ऐप को एक्सेस करने के लिए हमें उसकी डोमेन पे या यूआरएल पे जाना होता है और हम वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं. डेट्स इट. बट जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे पहले अपने पीसी वगैरह में, वो होते थे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेटेबल. लाइक मेरे को VLC डाउनलोड करना है. अगर मैं लिनक्स का यूज़र हूँ तो लिनक्स के लिए अलग VLC डाउनलोड होगा. विंडोज़ का हूँ तो विंडोज़ के अलग होगा. मैक का हूँ तो मैक के लिए अलग होगा. और एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड के लिए अलग होगा. राइट. तो इसमें कंपैटिबिलिटी का चक्कर रहता था. पर वेब एप्लीकेशन क्या है, एक ही जैसी डेवलपमेंट पे हर तरह के सॉफ्टवेयर पे, मतलब हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम कर जाती है. जैसे लिनक्स है, विंडोज़ है, किसी पे भी मैं चलाऊँगा ना. flipkart.com का एग्जांपल ले लेते हैं. flipkart.com मैंने चलाया अपने लिनक्स के ब्राउज़र पे. वही अगर आप अपने एंड्रॉयड के ब्राउज़र पे चलाओगे वही फ्लिपकार्ट खोलेगा, वही विंडोज़ पे खुलेगा, वही मैक पे खुलेगा. तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी कम हो चुकी है. तो की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. वेब एप्लीकेशन आर टिपिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस विद एन इंटरनेट कनेक्शन एंड ऑफर एनहांस्ड यूजर एक्सपीरियंस compared to traditional desktop application. As I told you, examples. Common examples of web application include social media platform, online shopping portals, web-based email client, and cloud-based productivity suites like Google Workspace and Microsoft 365. That's it. They are examples. So next we're gonna talk about front end. Front end क्या है? एक यूज़र इंटरफेस. लाइक मैं वेब पेजेस पे गया तो जो मेरे को दिख रहा है ना, जो मेरे को वेब पेज दिख रहा है पूरा का पूरा, वो मेरा फ्रंट एंड में आएगा. फ्रंट एंड में लैंग्वेजेस यूज़ होती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट. अब HTML क्या है? HTML जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स एंड कंटेंट ऑफ वेब पेजेस. HTML जो है ना, वो एक तरीके का स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है वेब का. मतलब हमने ह्यूमन बॉडी देखी है, बचपन में पढ़ी है, उसमें स्केलेटन होता है ना, हड्डियों का ढांचा. एक तरीके का वेबसाइट का हड्डियों का जो ढांचा है ना, स्केलेटन, वो है HTML लैंग्वेज. उसके बाद आती है CSS. CSS है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स. इज़ द लैंग्वेज यूज टू स्टाइल एंड फॉर्मेट विजुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ वेब कंटेंट. तो जो स्किन है हमारी बॉडी की, तो स्किन का काम कौन कर रहा है? CSS. ये वेब पेजेस को क्या देती है? अच्छी सी लुक्स देती है. और जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एड्स इंटरेक्टिविटी, डायनेमिक बिहेवियर एंड क्लाइंट साइड लॉजिक टू वेब एप्लीकेशन. जावास्क्रिप्ट क्या है? एक वेब एप्लीकेशन को डायनेमिक बना रही है. मतलब उसके अंदर जितने भी डायनेमिक वाले काम है वो सारे जावास्क्रिप्ट करेगी. रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन. वेब एप्लीकेशंस आर डिज़ाइन टू बी रिस्पॉन्सिव, एंश्योरिंग ऑप्टिमल यूज़र एक्सपीरियंस अक्रॉस वेरियस डिवाइसेज एंड स्क्रीन साइजेस. मतलब एक वेब एप्लीकेशन है वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि मतलब कोई भी स्क्रीन साइज़ का डिवाइस है वो हर डिवाइस में एक्सेसिबल हो. लाइक तो अगली जो चीज़ है हमारी वो बैकएंड है. अब बैकएंड सर्वर क्या है? मतलब बैकएंड क्या है? एक सर्वर साइड प्रोसेसिंग है. राइट. तो बैकएंड का सबसे पहला है वेब सर्वर्स. वेब सर्वर्स आर बैकबोन ऑफ बैकएंड, हैंडलिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर्स एंड सेंडिंग रिस्पॉन्स. वेब सर्वर का मेनली काम क्या है? हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ा था कल के लेक्चर में. तो वो जो है ना, वो वेब सर्वर हैंडल करता है. जो सर्वर है वहाँ पे वो वेब सर्वर है. ये क्या करता है? जो क्लाइंट है उसकी रिस्पॉन्सेज का रिप्लाई, उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई देगा, रिस्पॉन्स देगा. अगला है एप्लीकेशन लॉजिक. द बैकएंड आल्सो कंटेन एप्लीकेशन लॉजिक विच डिफाइंस द रूल ऑफ हाउ द एप्लीकेशन वर्क्स.
बैकएंड में कुछ एप्लीकेशन लॉजिक्स भी होते हैं जो कि क्या डिफाइन करते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन है वो रन कैसे करेगी, उसे किस किस रूल बेस्ड पे रन करना है, वो सब कौन डिफाइन कर रहा है, हमारे एप्लीकेशन लॉजिक्स को, राइट। अगला है डाटा मैनेजमेंट। द बैकएंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डाटा सिक्योरली, ऑफन यूजिंग डाटाबेस एंड अदर रिसोर्सेज। तो जो हमारा बैकएंड है वो डाटा स्टोरेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टोरेज कैसे करता है, वो डाटाबेसिस के थ्रू करता है, वो भी हम पढ़ेंगे अगले स्लाइड में डाटाबेस होता क्या, राइट। डाटाबेस इज स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डाटा। तो डाटाबेसिस क्या है, एक तरीके का मतलब बहुत बड़ा आप कह सकते हो गोडाउन है जिसके अंदर क्या वेबसाइट का पूरा कंप्लीट डाटा स्टोर होता है। अब डाटा स्टोर होएगा, दो टाइप के होते हैं डाटाबेसिस, रिलेशनल डाटाबेसिस और नॉन रिलेशनल को हम NoSQL भी कहते हैं। रिलेशनल डाटाबेसिस क्या होते हैं, रिलेशनल डाटाबेसिस लाइक MySQL, PostgreSQL and SQL servers store data in organized tables. This make it easy to search and manage data. रिलेशनल डाटाबेसिस में क्या होगा, टेबल्स और मतलब रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होएगा, एक सीक्वेंशियल एक ऑर्गेनाइज टेबल बनेगा, ठीक है। ये हमें इजी टू एक्सेस होता है, इजी टू सर्च होता है, मैनेज हम इजीली कर सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया और SQL सर्वर्स हो गए, ठीक है। अगला है हमारा NoSQL डाटाबेसिस जिसे हम नॉन रिलेशनल डाटाबेसिस भी कहते हैं। NoSQL databases such as MongoDB and Cassandra offer a flexible way to store data even if it's not perfectly structured. They are great for handling huge amount of data, right? तो NoSQL डाटाबेस में कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता। जैसे रिलेशनल में तो हमारे पास रोज और कॉलम्स में स्टोर हो रहा है, पर NoSQL में क्या होगा, वो रैंडमली स्टोर होएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो JSON फॉर्मेट में स्टोर करता है। और ये बनाया किस लिए जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको जिस टाइम डाटा स्टोर करना है ह्यूज अमाउंट में बहुत ज़्यादा, उस टाइम हम NoSQL का यूज़ करते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, MongoDB और Cassandra। अगला है डाटाबेस मैनेजमेंट। अब डाटाबेस है हमारे पास, उसे मैनेज करने के लिए कुछ अथॉरिटी चाहिए जिसे हम कहते हैं DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसे तरीके के टूल्स होते हैं जो कि हमारे डाटाबेस को मैनेज करते हैं। Web applications use specific tools called DBMS, database management systems, to add, find, change or remove data. These tools ensure data is safe and accurate. That's it. Data modeling helps to design databases that are effective, efficient and can handle the needs of application. डाटा मॉडलिंग मतलब एक तरीके का ऐसा मॉडल है जो कि हमें बताता है कि हमें कैसे डिफाइन करना चाहिए अपना डाटाबेस, जिससे कि हमारा जो एप्लीकेशन की बिहेवियर है ना, जैसा हमें डाटाबेस चाहिए उसे हम वैसा डाटाबेस प्रोवाइड कर सकें। दैट्स इट। सो नाउ APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब फ्रंट एंड की हमने बात की, क्या होता है, बैक एंड की बात की। बैक एंड चलता है सर्वर्स पे, फ्रंट एंड चलता है कहाँ पे, हमारे यूज़र इंटरफेस पे। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है मेरे को तो वो किसके थ्रू करूँगा, APIs के थ्रू। API क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक्ट एज ब्रिज बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, अलोइंग देम टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डाटा सीमलेसली। मतलब APIs क्या है, एक तरीके की वायर है जो कि हमारे बैक एंड और फ्रंट एंड को जोड़ रही है। डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है, इधर से वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, डाटा एक्सचेंज। APIs enable the front end to request and receive data from the back end, powering dynamic content and user experience. मतलब APIs जो है ना, हमें हमारा जो फ्रंट एंड है वो रिक्वेस्ट करेगा कोई डाटा, और APIs क्या करेगी, बैक एंड में से जाके वो डाटा लेकर आएगी, फैच करके आएगी और हमारे क्या फ्रंट एंड को दिखा देगी। इससे क्या होएगा, एप्लीकेशन जो है उसका डायनेमिक बिहेवियर है वो बना रहेगा। अब अगला है फंक्शनैलिटी। वेब एप्लीकेशन कैन आल्सो लेवरेज एक्सटर्नल APIs टू इंटीग्रेट विद थर्ड पार्टी सर्विसेज, एक्सपेंडिंग देयर कैपेबिलिटीज़ एंड एनहेंसिंग द यूज़र एक्सपीरियंस। फंक्शनैलिटी में क्या लिखा है कि जैसे आपकी एप्लीकेशन है, आपके पास आपको गूगल APIs लेनी है, गूगल मैप्स की APIs लेनी है, मतलब आपको मैप अपने वेब एप्लीकेशन में इंटरेक्ट करवाना है, तो आप उनकी APIs को भी अपने वेब एप्लीकेशन में इंक्लूड करवा सकते हो एज अ थर्ड पार्टी सर्विस, राइट। Security. Secured API design and implementation are crucial to protect sensitive data to prevent unauthorized access to web applications backend. अब APIs जो है वो बैकएंड के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन ला रही है,
अगर ये सिक्योर नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा डाटा लीकेज हो सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है कोई भी यूज़र, जिससे हमारा डाटा लीक हो सकता है। तो हमें इसे सिक्योर बनाना, सिक्योर एपीआई डिज़ाइन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब है कुकीज़ के बारे में, कुकीज़ एंड सेशन। सबसे पहले कुकीज़ आर स्मॉल पीसेज ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन क्लाइंट साइड यूज़र ब्राउज़र टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट यूज़र्स इंटरेक्शन विद वेब एप्लीकेशन। तो कुकीज़ क्या होता है, कुकीज़ छोटे टेक्स्ट फाइल टाइप के होते हैं जो वेबसाइट आपके ब्राउज़र में स्टोर करती है जब आप उन्हें विज़िट कर रहे हो, राइट। ये वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन को याद रखने में मदद करते हैं, जैसे आपका लॉगिन स्टेटस या प्रेफरेंसेस वगैरह, ताकि आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस जो है ना वो स्मूथ रहे। कुछ कुकीज़ आपकी ऑनलाइन बिहेवियर को भी ट्रैक करता है, जैसे एड्स वगैरह आते हैं ना, आप बार बार वॉशिंग मशीन के बारे में, फ्रिजेस के बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको हर जगह उसी टाइप के एड्स दिखेंगे, राइट। तो ये आपकी बिहेवियर को ट्रैक भी करते हैं कुकीज़ वगैरह। ये वेबसाइट के लिए टेम्परेरी या परमानेंट डाटा स्टोर करने का एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है। दैट्स इट। अब अगला है सेशंस। सेशंस आर सर्वर साइड मैकेनिज्म्स दैट maintain user state and context across multiple requests, ensuring a seamless and personalized experience। तो सेशन भी एक क्या है, एक तरीके का टेम्परेरी कनेक्शन होता है जो जब आप वेबसाइट को विज़िट करते हो तब एस्टेब्लिश हो जाता है, और जब आप वेबसाइट से निकलते हो या ब्राउज़र वगैरह को बंद करते हो तब क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ये सर्वर को आपकी एक्टिविटी ट्रैक करने में मदद करता है, जैसे लॉगिन स्टेटस या आपने कुछ कार्ट वगैरह में कुछ आइटम ऐड किया है, बिना आपकी इन्फॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करें, मतलब परमानेंटली कुछ स्टोर नहीं करेगा। ये आपको क्या है, टेम्परेरी एक्सपीरियंस देगा कनेक्शन बनाने का, राइट। अब अगला है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब आप क्रेडेंशियल पास कर रहे हो सर्वर को अपने, और सर्वर आपको ऑथेंटिकेट कर रहा है कि आप लेजिटिमेट यूज़र हो या नहीं। दैट्स इट। सो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑथेंटिकेशन एज आई टोल्ड यू कि आपने क्रेडेंशियल पास किए सर्वर को, मान लीजिए आपकी क्रेडेंशियल राइट भी है, आप लेजिटिमेट यूज़र हुए, आपको एक्सेस मिल गया, ठीक है। अब एक्सेस किसका मिलेगा वो डिसाइड करेगा ऑथराइजेशन। अब आपके पास जो प्रीडिफाइंड एक्सेस है ना, कि आप यूज़र लेवल के एक यूज़र हो, मतलब लो लेवल के यूज़र हो, तो आपको उसी का एक्सेस मिलना चाहिए, ना कि एडमिन लेवल का। वो डिसाइड कौन करता है, ऑथराइजेशन। अगर आपको एडमिन लेवल का एक्सेस मिल रहा है तो ये तो बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी होगी ना, आपको प्रॉपरली ऑथराइज नहीं कर रहा हो। दैट्स इज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। So authentication is the process of verifying the identity of a user, typically through login credentials like username and password and other secure methods like 2FA, ठीक है। अब ऑथोराइज कैसे करेगा, ऑथोराइजेशन डिटरमाइंस द एक्शन एंड रिसोर्सेज अ यूजर इज परमिटेड टू एक्सेस विद इन द वेब एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देयर असाइंड रोल्स एंड परमिशंस, राइट। अगर आपके पास परमिशंस नहीं है तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, जिसकी परमिशंस है वो आपको मिलेगा। अब अगला सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। वेब एप्लीकेशंस मस्ट इम्प्लीमेंट रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स सच एज पासवर्ड हैशिंग, SSL, TLS एन्क्रिप्शंस and access control mechanism to protect user data to prevent unauthorized access। ये सिक्योरिटी के मेजर्स है, कुछ कल भी पढ़े थे हमने। सो अगला लास्ट टॉपिक है CMS। CMS के बारे में मैं बताता हूँ आपको। CMS यानी मतलब इसे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट बनाने और मैनेज करने को मतलब बहुत ईजी बना देता है, राइट। बिना कोडिंग सीखे, जैसे लाइक आप मान लो नॉन टेक बैकग्राउंड से आपको वेबसाइट्स बनानी है अपनी, तो आप CMS की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। इसमें आप इजीली कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, जैसे ब्लॉग्स, इमेजेस या पेजेस। वेब कंटेंट मैनेजमेंट। CMS प्लेटफॉर्म सिंप्लीफाई क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड पब्लिशिंग वेब कंटेंट, मेकिंग वेब मेंटेनेंस इजीियर। बता दिया मैंने। Modular design. CMS often have a modular design letting developer easily add features with plugins and extension। मतलब आपको कुछ भी ऐड करना है इसमें plugins और extensions होती है, उससे आप easily ऐड कर सकते हो। अब है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। CMS platforms typically offer user friendly administrative interface allowing non-technical users to easily manage and update web content, right। पॉपुलर CMS में रहता है कोई Joomla, WordPress, Drupal, Magento और एटसेट्रा एटसेट्रा।
That's all about CMS. So let's conclude this video. Comprehensive understanding. We have covered the basic of web application architecture, from front-end tools like HTML, CSS, JavaScript to back-end ideas like servers, database, APIs. You now understand how these parts work together to make a web app interactive and engaging. सो हमने फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ पढ़ लिया है. अब हमें पता है कि वेबसाइट्स डायनामिक बनती है, इंटरेक्टिव बनती है, वो कैसे बनती है, राइट. अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड इज़ द की फॉर बिल्डिंग वेब एप्स that works well and grow easily. API act as connection, and cookies and sessions keep track of user actions, making the experience smooth. अब API क्या करती है, कनेक्शन बना रही है बैक एंड और फ्रंट एंड का, और कुकीज़ और सेशन क्या करती है, यूज़र्स की जो एक्टिविटीज़ है उसको ट्रैक करती है, जिससे कि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे. Protecting user data is really important. This means having strong authentication and authorization, encrypted information, following security best practices. Security needs to be top priority during development. तो एक यूज़र का डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको हमें मतलब सिक्योर करना चाहिए. ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के ऊपर मतलब अच्छी अच्छी बेस्ट पॉलिसीज़ लगानी चाहिए, इन्फॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करना चाहिए, और सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.